हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आज पीएसआईआर ऑप्शनल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लेकर आपके सामने हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हिंदी मीडियम में बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है, बड़ा लोकप्रिय सब्जेक्ट है और बहुत ही अंकदायी सब्जेक्ट है। अंकदायी का मतलब ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको अच्छे नंबर मिल रहे हैं मेंस में, और साथ साथ में ये जीएस के बहुत बड़े पोर्शन को भी कवर कर रहा है। अगर आप देखें तो पीएसआईआर किसको कवर कर रहा है? पीएसआईआर पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कवर कर रहा है। पूरा का पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस इसके अंदर शामिल है। यानी कि प्री के अंदर अगर आप देखो तो 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, और मेंस के अंदर अगर आप देखो तो 100 नंबर का पॉलिटी गवर्नेंस का जो सेक्शन है वो इसके अंदर शामिल है। इसका एक पोर्शन जिसके अंदर थॉट्स है, थिंकर्स है, वो एथिक्स को कवर करता है। ठीक है, इसके अंदर जो थॉट्स एंड थिंकर्स का पोर्शन है वो एथिक्स को कवर करता है। इसका एक पोर्शन जिसका नाम ही आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो आईआर वाले सेक्शन को कवर करता है। और ये आईआर वाला सेक्शन आपके एग्जाम में मेंस के अंदर 50 नंबर के अंदर आता है। इसका एक पूरा पोर्शन जो डायनेमिक पोर्शन है वो आपके करंट अफेयर्स को कवर करता है। मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में से 300 से 350 या कई बार 400 नंबर तक भी ऐसा है जो यहां से कवर हो जाता है। ऐसे जितने ऐसे आते हैं आपके पास में वो सब डायनेमिक ऐसे होते हैं। डायनेमिक ऐसे का मतलब होता है जो वर्तमान में चलने वाली प्रवृत्तियां हैं। तो मेंस के अंदर इसका बड़े बेनिफिट है। जब आप पीएसआईआर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो इसके बड़े बेनिफिट है। आज हम पीएसआईआर ऑप्शनल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है उदारवाद की परंपराओं में जो सकारात्मक उदारवाद की परंपराएं डेवलप हुई, जिसको कई बार संशोधनात्मक उदारवाद भी कहते हैं, जिसको कई बार कल्याणकारी उदारवाद भी कहते हैं। ये क्या है? जैसा मैंने आपको कहा था कि एक शास्त्रीय उदारवाद था, परंपरागत उदारवाद था, जिसको बोलते थे नकारात्मक उदारवाद। जब हमने ये डिस्कस किया था कि जो शास्त्रीय उदारवाद था, नकारात्मक उदारवाद था, वो क्या करता था? शास्त्रीय उदारवाद जिसके प्रेरक थे लॉक, कुछ याद आ रहा होगा आपको, उसके प्रेरक कौन थे? लॉक और दूसरे अन्य थिंकर्स। इन्होंने क्या माना था? क्या लॉक के अलावा? हाँ, तो शास्त्रीय उदारवाद जो था वो क्या बोलता था? राज्य का काम क्या है? केवल प्रहरी का काम है। राज्य का काम क्या है? प्रहरी, है ना। राज्य जो है वो प्रहरी की भूमिका निभाए, नाइट वॉचमैन की भूमिका निभाए, लोगों को खुला छोड़ दे। स्वतंत्रता मुख्य है, समानता नहीं। स्वतंत्रता मुख्य है, ठीक है। तो राज्य का काम क्या है कि राज्य लोगों को खुला छोड़ देगा। राज्य लोगों को एक प्रहरी के रूप में काम करेगा, वॉचमैन के रूप में काम करेगा। आर्थिक रूप से ये अहस्तक्षेप की नीति के फेवर में थे। राजनीतिक रूप से ये किसके फेवर में थे? प्रहरी राज्य के रूप में। और आर्थिक रूप से ये किस नीति के फेवर में थे? अहस्तक्षेप, सरकार हस्तक्षेप ही ना करे। और सामाजिक रूप से तो इन्होंने यहां तक बोल दिया था कि समाज जो है वो व्यक्तियों का ग्रुप है, समूह है। व्यक्ति अणु है, अणु से मिलकर पदार्थ बनता है। तो समाज जो है वो व्यक्तियों का समूह है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि आर्थिक रूप से पूंजीवाद को बढ़ावा मिला और पूंजीवाद के नेगेटिव परिणाम भी सामने आने लगे। और नेगेटिव परिणाम क्या है? मजदूरों का शोषण बढ़ा। और जब मजदूरों का शोषण बढ़ गया, पूंजीपति और अमीर होता गया, मजदूर और गरीब होते गए। मजदूरों के अंदर विद्रोह की भावना भी जागृत हुई। एक तरफ मजदूरों के अंदर विद्रोह की भावना जागृत हो रही है, मजदूरों का शोषण हो रहा है। कार्ल मार्क्स इंग्लैंड की लाइब्रेरी में बैठकर मजदूरों को क्रांति के लिए उकसा रहा है। कार्ल मार्क्स इंग्लैंड की लाइब्रेरी में बैठकर जो मार्क्सवाद उसने प्रस्तुत किया, वो उन लोगों को कह रहा है, मजदूरों को, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास पाने को पूरी दुनिया है। समझ गए? यानी कि इस शास्त्रीय उदारवाद में, जिसको आप नकारात्मक उदारवाद बोलते हो, इसने कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से परेशानियां उत्पन्न की और दुनिया के अंदर आर्थिक गतिविधियां पूंजीपतियों के हाथ में आ गई। इधर मजदूरों को मतदान का अधिकार मिल गया, और जब मजदूरों को मतदान का अधिकार मिल गया और मजदूरों का शोषण हो रहा है, राज्य कह रहा है कि हम अहस्तक्षेप नहीं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
राज्य बोल रहा है हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो मजदूर जो है क्या वो राज्य के पक्ष में मतदान करेंगे क्या? मार्क्सवाद आगे बढ़ रहा है, मजदूरों को मतदान का अधिकार मिल रहा है, मजदूर चेतना बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में संशोधन जरूरी हो गया था कि नहीं हो गया था? ठीक है, और संशोधन करके, इसीलिए उदारवाद की इस परंपरा को क्या बोला जाता है? संशोधनात्मक उदारवाद। जेएस मिल, जेम्स स्टुअर्ट मिल संशोधनात्मक उदारवाद के प्रवर्तक के रूप में सामने आए और उन्होंने कहा कि उदारवाद की परंपरा में संशोधन होना चाहिए, राज्य को कल्याणकारी भूमिका निभानी चाहिए। राज्य के कुछ काम हैं जो अनिवार्य हैं, जैसे राज्य सुरक्षा देगा। राज्य के कुछ काम क्या है? राज्य के कुछ काम हैं जो अनिवार्य है, जो अनिवार्य रूप से राज्य को करना है। जैसे राज्य हमें क्या देगा? सुरक्षा देगा। राज्य हमारे कानून के शासन को स्थापित करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन राज्य को कुछ ऐच्छिक काम भी करने पड़ेंगे। ऐच्छिक काम वो है जो अनिवार्य नहीं है, बट राज्य से उम्मीद की जाती है कि वो ये काम करे। जैसे कि राज्य लोगों की शिक्षा का प्रबंध करेगा, राज्य गरीबों के लिए स्वास्थ्य का प्रबंध करेगा, राज्य पेंशन का प्रबंध करेगा। इन्हीं कामों को तो कल्याणकारी काम कहा गया। आप समझ पा रहे? मार्क्सवाद की जो चेतना थी वो इंग्लैंड में क्यों नहीं फैली? क्योंकि मार्क्सवाद की चेतना इंग्लैंड में इसलिए नहीं फैली क्योंकि वहां पूंजीपति और मजदूर के बीच का जो संघर्ष था उसको उस सीमा तक बढ़ने से रोकने से पहले ही संशोधनात्मक उदारवाद की प्रणाली लागू हो गई। राज्य ने थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और वो हस्तक्षेप क्या था? हम अनिवार्य काम तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम अनिवार्य काम तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि राज्य अनिवार्य काम करेगा, लेकिन राज्य इस प्रकार के कल्याणकारी काम भी करेगा। वो स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करेगा, वो शिक्षा की व्यवस्था भी करेगा, वो पेंशन की व्यवस्था भी करेगा। मतलब राज्य नकारात्मक काम, नकारात्मक का मतलब जो कि राज्य क्या नहीं करेगा वो तो बताया ही है, लेकिन राज्य क्या करेगा, यानी कि राज्य के कुछ सकारात्मक काम भी होंगे जो राज्य अवश्य करेगा। ठीक है, राज्य के कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव काम भी होंगे जो राज्य अवश्य करेगा। और यहीं से संशोधनात्मक उदारवाद का वैचारिक आधार तैयार हुआ। तो संशोधनात्मक उदारवाद राज्य को क्या केवल एक प्रहरी मानता है? क्या केवल नाइट वॉचमैन मानता है? नहीं, राज्य एक प्रकार से अभिभावक की ड्यूटी निभाएगा। राज्य जो है वो एक प्रकार से अभिभावक की ड्यूटी निभाएगा। राज्य सिर्फ एक प्रहरी नहीं है, राज्य इस प्रकार के काम भी करेगा। इसी उदारवाद के एक प्रवर्तक हुए, उनका नाम था ग्रीन। ठीक है, इसी संशोधनात्मक उदारवाद के एक प्रवर्तक हुए, उनका नाम था ग्रीन। एक का नाम था हाबहाउस, जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, हाबहाउस, लास्की, ग्रीन। ये उदारवाद के सकारात्मक उदारवाद के प्रवर्तक हुए और उन्होंने इसका आर्थिक आधार प्रस्तुत किया, जिसका निर्माण, एक और नाम आता है यहाँ पे, अर्थशास्त्री जेएम कीन्स। जेएम कीन्स ने क्या कहा? जेएम कीन्स ने कहा कि अगर मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर सब कुछ छोड़ दिया तो मार्केट की डिमांड और सप्लाई मंदी ला देगी। वो मंदी आई थी 1929 की, जो मंदी आई थी उसने जेएम कीन्स जैसे विचारकों को और प्रोत्साहन दिया कि ये मंदी आई क्यों? क्योंकि आपने मार्केट को डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया, सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। अगर सरकार सप्लाई को एक लिमिट से ज्यादा गिरने से पहले ही रोक लेती तो ये मंदी नहीं आती। तो ये सप्लाई को रोकने के लिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है कि नहीं? अहस्तक्षेप से हस्तक्षेप पर आना जरूरी है कि नहीं? तो एक बहुत बड़ा कारण 1929 में आई हुई वो मंदी भी रही जो 1933 तक अमेरिका में चली। तो क्या क्या कारण रहे इस उदारवाद के आने के? अगर हम बैकग्राउंड देखें तो 1929 की मंदी, मार्क्सवाद का प्रसार धीरे धीरे हो रहा था, रूस में क्रांति हो चुकी थी और इंग्लैंड में हो सकती थी, इसलिए उसको संशोधन करना जरूरी था। इसका एक और कारण यह रहा कि मजदूरों को मताधिकार मिल गया था और कीन्स जैसे अर्थशास्त्री और गेल्ब्राथ जैसे अर्थशास्त्री कह रहे थे कि राज्य और बाजार के संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। बाजार और राज्य अलग अलग नहीं है, बाजार, मार्केट राज्य से अलग नहीं हो सकता। मार्केट की स्थिति पर राज्य को नजर रखनी है, हालांकि कठोर नियंत्रण ना रखो तो भी कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई पर इतना नियंत्रण तो रखो कि वो मार्केट को बहुत ज्यादा प्रभावित ना कर सके। राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है, ये बात की।
और इन्होंने राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था के हस्तक्षेप, राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को उचित भी माना। इधर आ जाते हैं, ग्रीन ने समाजवाद को, ग्रीन ने इस उदारवाद को एक और रंग दे दिया। ग्रीन ने पूरे के पूरे समाज को उदारवाद में शामिल किया। यानी कि जो शास्त्रीय उदारवाद बोलता था कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है, ग्रीन ने कहा नहीं, उदारवाद के अंदर समाज को मुख्य मानना पड़ेगा। और उन्होंने क्या माना? शास्त्रीय उदारवाद बोलता था राज्य एक आवश्यक बुराई है, ग्रीन ने कहा कि राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। ग्रीन ने क्या कहा? राज्य एक आवश्यक अच्छाई है, यानी कि राज्य की जरूरत है, सकारात्मक क्रियाओं के लिए राज्य की जरूरत है, वो कल्याणकारी व्यवस्थाएं अपनाएंगे, इस काम के लिए राज्य की जरूरत है। इसके अनुसार राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है, राज्य के नैतिक काम भी है। वेपर ने कहा, ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य उदारवादी बना दिया। तो ये जो उदारवाद की परंपरा थी, जिसने शास्त्रीय उदारवाद में बदलाव किए, जिसको कह सकते हैं कि परंपरागत उदारवाद में बदलाव किए, नकारात्मक उदारवाद में बदलाव किए, उसको हम संशोधनात्मक उदारवाद बोलते हैं। और संशोधनात्मक उदारवाद को कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से जुड़कर भी देखा जा सकता है। राज्य हस्तक्षेप करे, इससे भी जुड़कर देखा जा सकता है। अगर हम दोनों के अंतरों को माइन्यूटली देखना चाहे कि क्या अंतर थे उदारवाद की दोनों परंपराओं में, तो शास्त्रीय उदारवाद या परंपरागत उदारवाद क्या कहता है और संशोधनात्मक उदारवाद क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। यह कहता है राज्य एक आवश्यक बुराई है, और यहां ग्रीन ने क्या कहा? राज्य आवश्यक चाहिए। राज्य अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप की नीति अपनाए, राज्य हस्तक्षेप करे। समझ गए? समाज, गौण, व्यक्ति क्या है? प्रमुख। व्यक्तियों के योग से समाज बना है, समाज प्रमुख है। समझ में आया? अगर कल्याणकारी राज्य की बात करें तो यहां से आपको कल्याणकारी राज्य देखने को, क्या कारण रहे, अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कारण क्या रहे, तो पहला कारण 1929 की मंदी क्यों आई थी? राज्य ने हस्तक्षेप ही नहीं किया, और राज्य अगर हस्तक्षेप नहीं करा तो मंदी आ गई। तो कीन्स ने क्या कहा? अगर पहले ही हस्तक्षेप करके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बराबर ले आते तो निश्चित रूप से मंदी नहीं आती। राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। दूसरा, पूंजीवाद का आतंक, मजदूरों की स्थिति खराब थी और मार्क्स उकसा रहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, क्रांति करो क्रांति करो। रूस वाले कर गए, ब्रिटेन वाले नहीं करे, क्योंकि संशोधन हो गया था, वेलफेयर काम शुरू हो गए थे, मजदूरों को मताधिकार मिलना शुरू हुआ था। और मतदान की पावर जब मजदूर के पास आ गई तो वो किसको सपोर्ट करेगा? उस राज्य को जो पूंजीवाद का समर्थक है, या उस राज्य को जो मजदूरों के लिए वेलफेयर करेगा? बताइए। अगर मजदूरों के पास में मतदान की पावर आ गई तो वो किस राज्य को समर्थन करेगा? जो पूंजीवाद को समर्थन देता है और मजदूरों को शोषण होने देता है, या उस राज्य को जो मजदूरों के लिए खड़ा होता है, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है, उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करता है, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है? किस राज्य को सपोर्ट करेगा? बताइए। लॉजिकल है कि नहीं है ना? तो आपके पास अगर कोई ये पूछे कि मार्क्स ने इंग्लैंड की लाइब्रेरी में लिखकर सारे काम किए, दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीवादी देश इंग्लैंड, तो ये क्रांति ब्रिटेन में क्यों नहीं हुई, ये क्रांति रूस में क्यों हो गई?
तो आप बोलेंगे रूस ने संशोधन नहीं किया था। रूस के पूंजीपति संशोधनात्मक उदारवाद से प्रेरित नहीं थे। इंग्लैंड के पूंजीपतियों को धीरे धीरे संशोधनात्मक उदारवाद की सिचुएशन सामने आ गई थी। कौन है इस संशोधनात्मक उदारवाद के प्रेरक? तो सबसे पहला नाम किसका आता है? J.S. मिल। दूसरा नाम किसका आता है? T.H. ग्रीन। J.S. मिल। आर्थिक रूप से किसने प्रेरणा दी? J.M. कीन्स। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। आपको, मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। परंपरागत उदारवाद, संशोधनात्मक उदारवाद। नकारात्मक क्यों? राज्य की भूमिका को नकारात्मक मानता है, आवश्यक बुराई, राज्य की भूमिका को सकारात्मक मानता है। संशोधनात्मक क्यों? शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन किया। आधुनिक उदारवाद भी इसको बोलते हैं, शास्त्रीय और ये क्या है? आधुनिक। उदारवाद का जो अगली हमारी श्रृंखला होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे नव उदारवाद। आज इतना ही, फिर मिलते हैं।